दोस्तों 15 अक्टूबर से थिएटर्स खोलने के संकेत केंद्र सरकार ने दे दिए हैं। हरी झंडी उन्होंने इस बात के लिए दिखा दी है कि 15 अक्टूबर से थिएटर्स खोले जा सकते हैं। हालांकि राज्य सरकार शायद इस पर अलग से अपना निर्णय ले सकती है। कुछ राज्यों में जैसे कि तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इनमें 31 अक्टूबर तक थिएटर्स बंद रखने का निर्णय लिया गया है। पर इस पर भी कभी भी निर्णय बदल सकता है, क्योंकि रोज़ नए GR आते हैं, रोज़ नए निर्णय लिए जाते हैं, तो कभी भी निर्णय बदल सकता है। तो जिन राज्यों में 31 अक्टूबर तक बंदी है वो भी शायद 15 अक्टूबर से खोल सकते हैं, या ये जो 15 अक्टूबर का निर्णय है इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि मैंने जो कुछ मल्टीप्लेक्स ओनर्स के कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह देखे तो उनका ये कहना है कि जब तक पूरे भारत में ज़्यादातर राज्यों में थिएटर्स नहीं खुल जाते हैं तब तक उनका ऐसा कोई थिएटर्स खोलने का प्लान नहीं है। और अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो बॉक्स ऑफिस का एक बहुत बड़ा कलेक्शन महाराष्ट्र से आता है। मुंबई एक सबसे महत्वपूर्ण शहर है, और उसको छोड़कर मुझे नहीं लगता कि थिएटर जो मल्टीप्लेक्स ओनर्स है वो कोई नई फिल्म रिलीज़ करेंगे। हो सकता है कि 15 अक्टूबर से जिन राज्यों में थिएटर्स शुरू भी हो जाए तो उनमें कुछ पुरानी फिल्म्स वगैरह रिलीज़ की जाएंगी, जिससे ऑडियंस को थिएटर्स की तरफ आकर्षित किया जा सके। अगले महीने से नई फिल्में रिलीज़ हो सकती है। तो हम इसी बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कोरोना महामारी के बाद में थिएटर्स का भविष्य क्या होने वाला है। क्योंकि देखिए, एक तो सोशल मीडिया पर बॉयकॉट बॉलीवुड की मुहिम चल रही है, दूसरा OTT प्लेटफॉर्म्स की जो लोकप्रियता बढ़ रही है वो भी एक बात है सामने, और सबसे महत्वपूर्ण कोरोना महामारी के बाद में लोगों के मन में जो एक डर है थिएटर में जाने के लिए, या लोग इस पर कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या भीड़ की जगह पर थिएटर में लोग जाएंगे या नहीं जाएंगे। भले ही 50% ऑक्यूपेंसी के साथ में खोलने का सरकार ने निर्देश दिया है, फिर भी लोगों के मन में डर तो है ही भीड़ की जगह जाने के लिए। तो इन सारी बातों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि भाई थिएटर्स का, मल्टीप्लेक्स का भविष्य क्या होने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं OTT प्लेटफॉर्म्स के बारे में। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं कि OTT प्लेटफॉर्म्स की लोकप्रियता भारत में अभी बहुत बढ़ रही है। लॉकडाउन के बाद में तो बहुत सारे नए लोग OTT प्लेटफॉर्म्स के साथ में जुड़े हैं। पर देखिए, जब OTT प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, आज से करीब आप 4, 5 या 6 वर्ष पहले का समय याद करिए, रास्ते के किनारे वो सीडी के ठेले लगे हुए, कई सारे सीडी के ठेले लगे हुए हमें दिखाई देते थे, जिनमें करीब 30 से 50 रुपए तक एक सीडी होती थी, जिनमें करीब 5 फिल्में होती थी। कुछ में थिएटर प्रिंट्स होती थी, कुछ में HD क्वालिटी में होती थी, और कई बार तो ऊपर कवर कुछ और ही होता है, अंदर कुछ और ही सीडी निकल जाती है। इस प्रकार से वो सीडी के ठेले हम सब ने देखे हुए हैं आज से करीब 5 से 6 वर्ष पहले। तो और सीडी के अलावा भी आप पायरेसी का तो सबसे बड़ा एक समस्या है ही, पहले भी थी, अभी भी है, और आगे भी मुझे नहीं लगता कि पायरेसी की समस्या कुछ जल्दी सॉल्व होने वाली है। तो पायरेसी भी है, पर जब सीडीज़ बिकती थी तब भी थिएटर्स में लोग जाते ही थे। पायरेसी पहले भी होती थी तब भी लोग थिएटर में जाते ही थे। और अभी अगर हम बात करें तो सीडीज़ वगैरह तो नहीं, पर अभी OTT प्लेटफॉर्म्स है, और OTT प्लेटफॉर्म्स तो सीडी से भी सस्ते पड़ते हैं। आप देखिए, क्योंकि एक सीडी 30 से 50 रुपये, मतलब 40 रुपये एवरेज की अगर हम सीडी पकड़े एक, तो उसमें 5 फिल्में केवल आती है। और अभी OTT प्लेटफॉर्म्स को अगर हम देखें तो एक पूरे वर्ष के ऑल्ट बालाजी शायद 300 रुपये लेता है, या डिज्नी प्लस हॉटस्टार 399 रुपये कुछ लेता है, और प्राइम वीडियोज़ के कुछ 999 रुपये, मतलब 300 रुपये से लेकर के करीब 999 रुपये, 1000 रुपये तक पूरे वर्ष के ये OTT प्लेटफॉर्म्स लेते हैं। केवल नेटफ्लिक्स का मेंबरशिप चार्जेस ज़्यादा है, उनके कुछ सबसे मिनिमम जो प्लान है वो है 200 रुपये पर मंथ का। पर ओवरऑल नेटफ्लिक्स को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जितने OTT प्लेटफॉर्म्स हैं वो एवरेज एक महीने का एक 50 से 60 रुपये महीने के हम पकड़ सकते हैं, 60 रुपये। तो 60 रुपये महीने में हज़ारों फिल्में हमारे सामने होती है, कई सारी वेब सीरीज़ नई आती है, पुरानी भी कई सारी वेब सीरीज़ है, इंटरनेशनल कंटेंट है, केवल भारत का ही नहीं, हमें अलग अलग देशों का अलग अलग कंटेंट हमें देखने को मिलता है। कई सारे इंटरनेशनल कंटेंट का हिंदी डब्ड वर्जन भी अवेलेबल होता है। इसके अलावा आप अपने कंटेंट को किसी भी प्रकार से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। भारत की भी कई सारी रीजनल लैंग्वेज की फिल्में देख सकते हैं, वहाँ पर इंग्लिश सबटाइटल्स होते हैं। ऑडियो का अलग अलग चुनने का ऑप्शन भी होता है, हिंदी के साथ में इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मलयालम, या जिस भी भाषा में आप डब्ड वर्जन अवेलेबल है वो हम देख सकते हैं। सबटाइटल्स को हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मोबाइल पर देखना है, लैपटॉप पर देखना है, टीवी बड़ी स्क्रीन पर, LED स्क्रीन पर देखना है, हर प्रकार से हम अपने कंटेंट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो OTT प्लेटफॉर्म्स सस्ते भी हैं और उनका एक अलग से फ़ायदा भी है, पर फिर भी थिएटर्स का अपना एक अलग महत्व है। अब चलो, OTT प्लेटफॉर्म्स तो कुछ तो चार्जेस लेते हैं, पर पायरेसी में तो कोई भी चार्ज नहीं लगता, फ्री होता है, और वो तो कितने सालों से है पायरेसी की समस्या, पर तब भी लोग थिएटर में तो जाते ही थे ना। तो थिएटर्स का अपना एक अलग महत्व है। अब देखिए ना, टेनेट फिल्म रिलीज़ हुई क्रिस्टोफर नोलन की, कई सारी ऐसी हमने न्यूज़ देखी कि कुछ लोग प्लेन से अलग टिकट लेकर
दूसरे शहर या दूसरी जगह पर जाकर सैकड़ों किलोमीटर जाकर ड्राइव करके जैसे तैसे करके उन्होंने बड़ी स्क्रीन पर हमें टेनेट देखनी है, इसलिए वो गए हैं, लोग ड्राइव करके प्लेन से गए हैं। कई सारे लोगों का आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि भाई हमें एक IMAX स्क्रीन पर ही देखना है टेनेट को, नॉर्मल स्क्रीन भी नहीं, नॉर्मल थिएटर में भी नहीं, नॉर्मल मल्टीप्लेक्स में भी नहीं, हमें IMAX में ही देखना है। ऐसे भी तो थिएटर जाने वाली एक ऑडियंस अलग है। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि भारत की कई सारे जो मल्टीप्लेक्स चेन है उनके नॉर्मल स्क्रीन्स के साथ में ही अलग से VIP सुविधाओं वाले भी अलग से स्क्रीन्स होते हैं। जैसे कि आइनॉक्स का इंसिग्निया करके एक उनका मल्टीप्लेक्स का ऑप्शन है जहाँ पर बहुत लग्जरी मूवी एक्सपीरियंस दिया जाता है। इसके अलावा सिनेपोलिस VIP करके एक उनका मल्टीप्लेक्स का वहाँ जहाँ पर लग्जरी सुविधाएं वगैरह सब मिलती है। इतना ही नहीं, लेज़र स्क्रीन के अलग से स्क्रीन के ऑप्शन होते हैं, डॉल्बी एटमॉस, इस प्रकार के अलग अलग कई सारे स्क्रीन के मूवी के एक्सपीरियंस, IMAX स्क्रीन के एक्सपीरियंस लोग वो लेने के लिए जाते हैं। उसके लिए 2 गुना 3 गुना 4 गुना चार्जेस वो वहाँ पर देते हैं। अब हम बात करते हैं बॉयकॉट बॉलीवुड इस मुहिम के बारे में। देखिए, हम भावनाओं में बहने की अपेक्षा थोड़ा सा प्रैक्टिकली यहाँ पर सोचते हैं। बॉयकॉट बॉलीवुड इस मुहिम से जुड़े हुए ज़्यादातर जो लोग हैं, मैं थोड़ा सा जनरलाइज करके आपको बताता हूँ, ज़्यादातर जो लोग हैं वो या तो मध्यम वर्गीय परिवार से है या गाँव में रहने वाला जो एक व्यक्ति होता है, जैसे मैं भी गाँव से हूँ, ऐसे जो मध्यम वर्गीय परिवार से है या गाँव में रहने वाले जो एक व्यक्ति है, ऐसे लोग ज़्यादातर बॉयकॉट बॉलीवुड इस मुहिम से जुड़े हुए हैं। पर रेगुलर थिएटर में जाने वाली जो ऑडियंस है वो एक समाज का अलग वर्ग है। और जो एक मध्यम वर्गीय परिवार होता है वो थिएटर में कितनी बार जाता है? साल में 1 बार 2 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार। कभी कोई त्यौहार आ गया तो परिवार के साथ में चले गए, या कभी मित्रों के साथ में कोई फिल्म आ गई तो चले गए। तो इस प्रकार से वर्ष में केवल 3 या 4 बार ही एक मध्यम वर्गीय परिवार फिल्म देखने के लिए थिएटर में जाता है। पर जो रेगुलर थिएटर में जाते हैं, भाई महीने में हर हफ्ते जाना ही है, हर वीकेंड पर जाना ही है, हर 15 दिन में या महीने में 1 बार तो कम से कम जाना ही है, इस प्रकार की जो रेगुलर थिएटर गोइंग ऑडियंस है वो एक समाज का अलग वर्ग है। और इसी वजह से आपने देखा हो कि अभी खाली पीली सोशल मीडिया पर कितने सारे डिसलाइक्स मिले उसके ट्रेलर को, पर फिर भी शायद गुरुग्राम में एक ड्राइव इन थिएटर में उसको रिलीज़ किया गया था तो 999 रुपये टिकट था। और मैंने देखा कि फिर भी लोग वो टिकट खरीद कर देखने के लिए गए हैं वहाँ पर। खाली पीली जैसी फिल्म, कोई बहुत बढ़िया, कोई बहुत अच्छे कंटेंट वाली फिल्म भी नहीं, उस फिल्म को देखने के लिए भी लोग 999 रुपये टिकट खरीद कर जाने वाली ऑडियंस है। अब भले ही वो कुछ PR स्ट्रेटेजी हो, कुछ उनके ही लोग वो खरीद कर गए हो, क्या हो वो उस बारे में मैं नहीं जाऊंगा। हो सकता है कि एक माहौल बनाने के लिए बस वो टिकट्स कुछ लोगों को फ्री में बांटे गए हो या लोग गए हो खुद खरीद कर, उस डिबेट में हम नहीं जाएंगे, वो मैं नहीं जानता हूँ। पर फिर भी हाँ, वो टिकट बिके हैं। और वैसे भी जो रेगुलर थिएटर गोइंग ऑडियंस है वो एक समाज का अलग वर्ग है। और मुझे लगता है कि वो थिएटर्स खुलने के बाद में फिर से थिएटर में मूवी देखने के लिए जाएंगे। और इन सारी बातों के अलावा आज भी हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को अलग अलग एक्टर्स के, अलग अलग जिन्हें स्टार्स कहा जाता है, उनके खूंटी से अपने आप को बांध कर रखा है। वो खुद को उन एक्टर्स का फ़ैन कहते हैं। ऐसे लोग आज भी हमारे देश में एग्जिस्ट करते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है, पर ऐसे लोग आज भी हमारे देश में एग्जिस्ट करते हैं जो इस, चलो लाइट चली गई कोई बात नहीं, जो इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोगों को अपना आदर्श मानते हैं, खुद को उनका फ़ैन कहते हैं। और वो लोग तो उनके पसंदीदा एक्टर की फिल्म आएगी तो वो तो देखने के लिए जाएंगे ही। देखिए, मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि थिएटर में नहीं जाना चाहिए। मैं खुद थिएटर में जाकर फिल्में देखना पसंद करता हूँ, हमेशा से पसंद करते आया हूँ। और किसी के भी मन में देश में आज बॉलीवुड के लिए जो एक आक्रोश है ना, उन सब की अपेक्षा 1000 गुना ज़्यादा आक्रोश मेरे मन में है बॉलीवुड के लिए, बिल्कुल। और इसी वजह से तो मैंने ये चैनल शुरू भी किया था, क्योंकि ये जो एक प्रोपेगेंडा फिल्मों के द्वारा फैलाया जाता है उसको देखकर हमेशा से अंदर एक तकलीफ़ थी, परेशानी थी, दुख था अंदर एक, और उसी वजह से ये चैनल भी मैंने शुरू किया था। पर इसका सोल्यूशन कोई बैन, बॉयकॉट, ये कभी भी सोल्यूशन नहीं हो सकता है। उल्टा आज तक समाज के एक बहुत बड़े वर्ग ने इस कला और साहित्य के क्षेत्र को इग्नोर किया है। इसका ही फायदा ये लोग आज तक लेते आए हैं और इसी वजह से फिल्मों के द्वारा इतने आसानी से अपना प्रोपेगेंडा फैलाते आए हैं। जो फिल्म इनके एजेंडा को सूट करती है, जिस फिल्म में आतंकवादियों को ग्लोरीफाई किया हुआ होता है, पत्थरबाजों को ग्लोरीफाई किया हुआ होता है, हमारी भारतीय सेना को रेपिस्ट दिखाया जाता है, सुरक्षा बलों को रेपिस्ट दिखाया जाता है, उनको बहुत निगेटिव वे में
प्रेजेंट किया जाता है, या नक्सलियों को ग्लोरीफाई किया जाता है, या हमारी संस्कृति पर आघात किया जाता है, ऐसी फिल्मों को ही ये लोग तुरंत प्रमोट करते हैं, उनको अवार्ड्स वगैरह मिलते हैं। हैदर जैसी फिल्म आती है तो तुरंत वो जैसे ऐसी फिल्म तो आज तक जैसे भारत में बनी ही ना हो, इस प्रकार से युवा पीढ़ी के सामने उसको प्रमोट किया जाता है। न्यूटन जैसी फिल्म, राजी जैसी फिल्म, इनको किस प्रकार से युवा पीढ़ी के सामने प्रमोट किया जाता है। एक नक्सली विचारधारा या आतंकवाद को जस्टिफाई करने वाली फिल्मों को कैसे प्रमोट करते हैं, ये बातें हमेशा से अंदर दुख देती थी, तकलीफ देती थी, परेशान करती थी, और इसी वजह से मैंने ये चैनल शुरू भी किया था। तो बैन और बायकॉट की केवल बातें करने से इसका सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है। इसके लिए इस कला और साहित्य के क्षेत्र के महत्व को हमें समझना ज़्यादा आवश्यक है। या तो आप इसको क्रिटिसाइज करिए, इसकी आलोचना करिए, सभ्य भाषा में इनकी आलोचना करिए, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की इसका जो सबसे बड़ा डर है ना, वो है आपकी आवाज़। आप जब बोलते हो, आप जब अपनी अभिव्यक्ति का उपयोग करके अपने विचार समाज के सामने रखते हो, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का उपयोग करके अपना ओपिनियन सामने रखते हो, क्रिटिसाइज करते हो इनको, तो यही बात इनका सबसे बड़ा डर है। और जब आज लॉकडाउन में सब लोगों ने मिलकर इस बॉलीवुड के विरोध में अपनी आवाज़ उठाई, तो देखिए ये बॉलीवुड किस प्रकार से अंदर से डरा हुआ है। आज तुरंत इनका प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया सामने आकर कहता है कि भाई हमारे रेपुटेशन पर हमला किया जा रहा है, और ये सारे बॉलीवुड के एक्टर्स मिलकर इन हैशटैग इन सॉलिडेरिटी ये लोग चलाते हैं। तो ये आपके आवाज़ की ताकत है, और आपका आवाज़ ही इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का सबसे बड़ा डर है, और आपकी चुप ही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। आप जब चुप रहते हैं ना, तब इनको ताकत मिलती है, तब इनको अपना देश विरोधी एजेंडा फैलाने के लिए हिम्मत मिलती है। इसलिए चुप मत बैठिए। केवल बैन और बायकॉट की बातें करने से फायदा नहीं है, आप सभ्य भाषा में इनको क्रिटिसाइज करिए, फैक्ट्स के साथ में इनको काउंटर करिए। यही इनका सबसे बड़ा डर है इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का, आपकी आवाज़ इनका सबसे बड़ा डर है। अपनी इस ताकत को कम मत होने दीजिए। हालांकि अभी हमें बदलाव दिखाई दे रहा है। पिछले 2 वर्षों में अगर हम देखें तो इस लेफ्ट के इकोसिस्टम ने जिन फिल्मों का विरोध किया, उन्हीं फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर पैसे कमाए हैं, और इस लेफ्ट के इकोसिस्टम ने जिन फिल्मों को प्रमोट करने की कोशिश की, वो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम से गिरी है, वो पैसे नहीं कमा पाई है। तो ये बदलाव पिछले 2 वर्षों में हमें धीरे धीरे दिखाई दे रहा है, और आने वाले समय में ये बदलाव और भी दिखाई देगा। जो अच्छा कंटेंट हो, अच्छी फिल्में हो, उसको सपोर्ट करिए, मैं बिल्कुल ये कहता हूँ। पर जिन फिल्मों के माध्यम से ये लोग अपना प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, उन फिल्मों को आप काउंटर करिए, उनको फैक्ट्स के साथ काउंटर करिए, उनकी आलोचना करिए, क्रिटिसाइज करिए, इन लोगों को आईना दिखाइए, आप बोलिए। आपकी बोलने से ही बदलाव आएगा। देखिए, मनोरंजन का जो क्षेत्र है, एंटरटेनमेंट जो इंडस्ट्री है, वो कोई आज से नहीं है, वो सदियों से चली आ रही है। भले ही थिएटर्स अभी शुरू हुए हैं, पर सदियों से रंगमंच रहे हैं, स्टेज प्लेस होते आए हैं, ड्रामाज होते आए हैं। जब ये स्टेज वगैरह, ये बड़े बड़े रंगमंच नहीं होते थे, तब भी रामलीला हजारों वर्षों से केवल भारत में ही नहीं, सारी एशियन कंट्रीज में होते आई है। आज भी आप देख लीजिए, लगभग सभी एशियन कंट्रीज में रामलीला मनाई जाती है। ये सदियों से, हजारों वर्षों से ये होते आ रहा है। तो ये मनोरंजन का क्षेत्र है, या जो कला और साहित्य का क्षेत्र है, ये हमेशा से सदियों से चला आ रहा है, और इसके माध्यम से जो एक लोक जागृति का काम होता है, या समाज को एक अलग से दिशा देने का काम, इस कला और साहित्य के माध्यम से हमेशा से, कला और साहित्य के क्षेत्र के माध्यम से हमेशा से ये काम होते आया है। तो थिएटर्स पर मुझे लगता है कि ज़्यादा कुछ असर होने वाला है। पर हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि देखिए, मैंने अभी लगभग 1 वर्ष पहले साउथ इंडिया में किस प्रकार फिल्में वहाँ पर ज़्यादा पैसे क्यों कमाती है, मतलब बॉलीवुड की एक फिल्म पूरे देश में इतने सारे राज्यों में रिलीज़ होकर भी जितने पैसे नहीं कमा पाती, उससे कई गुना ज़्यादा पैसे दक्षिण भारत में वहाँ पर एक राज्य में फिल्में कमा लेती है। कई सारी आप तेलुगु फिल्म्स देख लीजिए, एक राज्य में ही उनका 150, 200 करोड़, 250 करोड़ तक बिजनेस चला जाता है। रीजनल हिंदी डब्ड वर्जन में नहीं कह रहा हूँ, रीजनल लैंग्वेज में रिलीज़ हुई फिल्में भी काफ़ी ज़्यादा बिजनेस करती है। तो इस पर मैंने जो वीडियो अपलोड किया था, उस समय भी मैंने आपको कहा था कि वहाँ के जो मल्टीप्लेक्स है, वहाँ के टिकट रेट्स बहुत कम हैं, उस पर एक रेगुलेशन है स्टेट गवर्नमेंट का कि भाई इससे ज़्यादा आप टिकट प्राइस नहीं रख सकते हैं। इसके अलावा जो वहाँ के जो स्क्रीन्स है थिएटर्स के, मल्टीप्लेक्स के, वहाँ पर सिटिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, और इससे होता क्या है कि टिकट प्राइस कम रखने में आसानी होती है थिएटर ओनर्स को। ज़्यादा टिकट्स बिकते हैं, लोगों में फिल्मों के लिए ज़्यादा क्रेज़ है, ज़्यादा लोग फिल्म देखने के लिए जाते हैं, तो उस वजह से टिकट प्राइस कम भी रखे तो भी थिएटर ओनर्स को प्रॉफिट होता है। तो ये एक बदलाव
आ सकता है इस इंडस्ट्री में, क्योंकि आज जो इन्होंने एक मोनोपोली बना कर रखी है, छोटे छोटे स्क्रीन्स, वहाँ पर बहुत कम सीट्स होते हैं और टिकट प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। वीकेंड पर अगर हम बात करें तो 300 रुपये से 500, 600, 700 रुपये तक टिकट के प्राइस बढ़ जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। थोड़े ये जो उल्टा थिएटर्स की संख्या भारत में और ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि लोग थिएटर में जाकर एक जो फिल्म का एक्सपीरियंस है वो लेना पसंद करते हैं, जैसे कि मैंने टेनेट का भी आपको उदाहरण दिया। अब सबसे आखिर में हम बात करते हैं कोरोना महामारी के बारे में कि इसका थिएटर्स पर, मल्टीप्लेक्स पर कितना असर होगा। देखिए, सबसे पहला असर तो यही होगा कि जो मल्टीप्लेक्स है उनको साफ सफाई की ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। जो सैनिटाइजेशन है या जो भी वहाँ पर दर्शक आने वाले हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी थिएटर ओनर्स की होगी। वहाँ पर उनको खुद होकर उसका सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कल को अगर कुछ हो जाएगा तो उनके थिएटर को ही क्वारंटाइन ना करना पड़े। तो इसके लिए उन्हें खुद ही इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। ज़्यादा कुछ खर्चा तो नहीं पड़ेगा, पर हाँ, ये एक सावधानी उन्हें रखनी पड़ेगी। और लोगों के मन से अभी जो पहले जितना डर था उतना डर अभी तो नहीं है, पर फिर भी लोगों को खुद होकर मास्क पहनना, हाथ धोना, इन बातों की सावधानी रखनी पड़ेगी, हाथों को सैनिटाइज करना। तो वो सावधानी रखकर लोग थिएटर में जाएंगे ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि लगभग 7 महीने हो गए हैं थिएटर्स बंद हैं। और दूसरे देशों की अगर हम बात करें तो टेनेट रिलीज़ होने के बाद में उसने करीब 300 मिलियन से भी ज़्यादा डॉलर से भी ज़्यादा का बिजनेस किया है। तो लोग गए हैं देखने के लिए, अच्छा कंटेंट हो, अच्छी फिल्में हो, तो लोग बिल्कुल थिएटर में जाएंगे। पर जो थिएटर्स का जो मेन रेवेन्यू होता है वो टिकट से भी ज़्यादा F&B है, फूड एंड बेवरेजेस से ही, जो पॉपकॉर्न, ड्रिंक्स वगैरह वहाँ पर बेचे जाते हैं, उससे ही थिएटर ओनर्स का मेन रेवेन्यू आता है। क्योंकि जो टिकट होते हैं उनमें से केवल 20 से 25% अमाउंट ही, हिस्सा ही थिएटर ओनर्स को जाता है, मल्टीप्लेक्स ओनर्स को जाता है। बाकी पूरा का पूरा जो हिस्सा है टिकट प्राइस का वो प्रोडक्शन हाउस को जाता है। टैक्स वगैरह जो अलग अलग चार्जेस होते हैं उनमें ही वो सारे पैसे निकल जाते हैं। केवल 20 से 25% ही थिएटर ओनर्स को मिलता है। तो मैंने कई सारे आर्टिकल्स भी पढ़े थिएटर ओनर्स के, जो बातें हैं वो भी मैंने पढ़ी है कि उनका जो मेन बिजनेस है, मेन प्रॉफिट है, वो फूड एंड बेवरेजेस से ही आता है। और इसी वजह से वो पॉपकॉर्न के और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के रेट्स इतने ज़्यादा हाई रखते हैं। करीब 400% का प्रॉफिट मार्जिन उन्हें मिलता है फूड एंड बेवरेजेस से। अब देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं कि पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक्स के रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा होते हैं, और इससे कोई भी खुश नहीं है, सभी इससे नाराज़ है। करीब 300 रुपये से लेकर के 500 और 600 रुपये तक ये पॉपकॉर्न के टब्स बेचे जाते हैं मल्टीप्लेक्स में, जो बहुत ज़्यादा गलत है। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 300 रुपये का टब उन्हें डायरेक्टली 30 या 40 रुपये में बेचना चाहिए, वो पॉसिबल भी नहीं है। मॉल में इतनी बड़ी जगह को मेंटेन करना, इतने सारे लोग जो वहाँ पर काम के लिए, उनकी सैलरीज़ वगैरह, जो वहाँ पर वो हमें सुविधाएं देते हैं, जो एक लग्जरी एक्सपीरियंस मल्टीप्लेक्स में मिलता है, तो बिल्कुल 30-40 रुपये में तो बेचना संभव भी नहीं है। ये बात तो सभी मानते हैं कि एक सादे होटल में जाकर हम कोई चीज़, चाय लेते हैं तो उसका रेट अलग होता है, 5 स्टार में जाकर लेंगे तो उसका एक रेट अलग होता है। तो बिल्कुल ही 30-40 रुपये में तो नहीं, पर अभी भी करीब 20 से 30% वो आराम से पॉपकॉर्न के रेट्स कम कर सकते हैं। 30 से 40% भी वो रेट कम कर सकते हैं। अभी जो रेट्स है वो सच में बहुत ज़्यादा है, वो डायरेक्टली लूट रहे हैं। अगर सेल, उनको उल्टा अपना सेल बढ़ाने पर उनको ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस रेट बढ़ा दिया, मेंटेनेंस करने में उनको प्रॉब्लम आ रहा है, खर्चा ज़्यादा है, तो बस रेट बढ़ाकर वो उस खर्चा निकालने की अपेक्षा अगर वो रेट कम करके अपना सेल बढ़ाएंगे तो इससे उनको भी फ़ायदा होगा, ऑडियंस को भी फ़ायदा होगा। तो इस पर मल्टीप्लेक्स ओनर को ध्यान देना चाहिए। हालांकि अभी कोरोना महामारी के कारण लोग बाहर खाना अवॉइड ही कर रहे हैं। तो अगर थिएटर्स शुरू भी होते हैं तो मुझे लगता है कि तुरंत लोग जाकर पॉपकॉर्न या कोल्ड ड्रिंक्स लेंगे। हालात सामान्य होने में थोड़ा सा समय लगेगा, और मल्टीप्लेक्स ओनर्स को, थिएटर ओनर्स को, दर्शकों को अपनी तरफ खींचने के लिए इस पर टिकट में भी कुछ डिस्काउंट वगैरह देना चाहिए। और जो फूड एंड बेवरेजेस, जो पॉपकॉर्न और जो भी समोसा वगैरह जो भी वहाँ पर बेचा जाता है, उसके रेट्स उन्हें कम करने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लोगों के मन में इस बात को लेकर भी एक बहुत बड़ा गुस्सा है। बाकी एक दर्शक के तौर पर और एक भारतीय नागरिक होने के नाते हम सभी का ये कर्तव्य बनता है कि हम प्रोपेगेंडा कंटेंट से दूर रहे, उनको खुलकर एक्सपोज करें, सभ्य भाषा में एक्सपोज करें, सभ्य भाषा में उनको क्रिटिसाइज़ करें, उनकी आलोचना करें, उन्हें उनकी जगह दिखाएं।
ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसी से आगे भविष्य में जाकर अच्छा कंटेंट हमें ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगा। बाकी आप थिएटर्स शुरू होने के बारे में क्या सोचते हैं, आपका ओपिनियन क्या है इस बारे में, आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।